गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने डिस्कस करा था सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने पहले एक्सप्लेन करा था कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द फोर्स, एंड देन व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड नाउ the last topic of this chapter is law of conservation of momentum। कल आपने देखा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स मैंने बोला था कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जब किसी सबस्टेंस पे आप अप्लाई करते हो तो उसका पोजीशन, उस सबस्टेंस का पोजीशन फोर्स की वजह से चेंज हो जाता है या फिर वो उसकी पोजीशन में चेंज करने के लिए ट्राई करती है। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि ये वाल है, हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, ये डिस्प्लेस नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा सबस्टेंस, यहाँ पर साइकिल हो, बाइक हो या फिर कोई हल्का वेट लाइट वेट कोई सबस्टेंस हो, अगर उस पर फोर्स लगाओगे तो ड्यू टू द फोर्स उसकी पोजीशन चेंज हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, तो फोर्स फाइनली एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से किसी सबस्टेंस के पोजीशन में या तो फिर चेंजिंग हो जाती है या फिर उसमें चेंज करने के लिए ट्राई करता है। ठीक है, दैट इज द फोर्स। लॉ ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था कि लॉ ऑफ इनर्शिया, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया बॉडी ऑलवेज रेसिस्ट टू चेंज इन पोजीशन। जो बॉडी का पोजीशन है उसमें चेंज करने के लिए जो फोर्स होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बॉडी हमेशा उसमें चेंजिंग का अपोज करेगा, रेसिस्ट करेगा। मीन्स वो अपने अंदर किसी भी तरह की चेंजिंग इजीली नहीं चाहती कि उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंजिंग हो। ठीक है, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहेगी, और जिस फॉर्म में, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, अगर स्टैटिक फॉर्म में है तो स्टैटिक फॉर्म में रहना चाहेगी। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके बाद मैंने बताया था कि लॉ ऑफ इनर्शिया का फिजिकल एग्जाम्पल, फिजिकल एप्लीकेशन क्या है। तो जब आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, जब आप गाड़ी में चल रहे हो, तो आप गाड़ी में बैठे हो, सडनली गाड़ी जब चलती है तो आपका पीछे चले जाना, या फिर गाड़ी चल रही हो उसमें आप बैठे हो, ट्रेवल कर रहे हो, जब गाड़ी का ड्राइवर जब ब्रेक अप्लाई करता है तो आप सडनली आगे चले जाते हो। आपका चलती बस में आगे ब्रेक लगाने के बाद आगे की तरफ झुक जाना, या फिर गाड़ी अगर रुकी हुई है और अगर गाड़ी सडनली चलना स्टार्ट कर दे तो गाड़ी के साइड में, गाड़ी की डायरेक्शन में आपका झुक जाना, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद मैंने बताया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी इन रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, अगर इन मोशन है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि फुटबॉल है, फुटबॉल को रख दो, वो अपने आप से नहीं चलने वाला क्योंकि हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए। लेकिन जैसे ही हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, कोई बंदा अगर कि उसको किक करता है तो फुटबॉल मोशन में आ जाता है। तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना, पहले तो हमने फुटबॉल को रखा, वो स्टैटिक्स फॉर्म में रुका हुआ है। जैसे ही हमने पैर से किक करा, मारा हमने, जैसे हमने उसको किक करा, फुटबॉल को पैर से मारा तो वो मोशन में आ जाता है। मीन्स पैर से हमने क्या करा, फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया फुटबॉल पे। तो ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, जो फुटबॉल पहले रुका हुआ था, स्टैटिक्स फॉर्म में था, स्टॉपिंग पोजीशन में था, वो फोर्स की वजह से मोशन करना स्टार्ट कर देता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी अगर इन रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, अगर इन मोशन है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। जो लॉ ऑफ इनर्शिया होती है वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी होता है। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया में भी यही बातें बोली जाती है कि बॉडी हमेशा चेंजिंग पोजीशन का क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। मीन्स अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा, अगर चल रहा है तो चलेगा ही, जब तक कि हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। और यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहता है। मीन्स फाइनली आप बोल सकते हो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सेकेंड, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कल मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बताया था कि स्टेटमेंट इसका क्या आता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई फोर्स। मीन्स जो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं किसी सबस्टेंस पे फोर्स अप्लाई जितना होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मीन्स जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उतना ही ज़्यादा उस पर किसी सबस्टेंस को फोर्स अप्लाई भी करेगा।
ठीक है। अगर कम मोमेंटम चेंज हो रहा है, कम मोमेंटम अगर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम है तो फोर्स भी कम होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर ज़्यादा है तो सबस्टेंस पे अप्लाइड फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेट इज कॉल्ड द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और इसका मैंने प्रूव करा था, फाइनली आया था अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल्स m इनटू a, वेयर F ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है, जो m है ये मास ऑफ द सबस्टेंस, एंड a that is the acceleration, that is the acceleration। तो फाइनली आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का डेफिनेशन दे सकते हो। फोर्स मींस कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड द अप्लाइड फोर्स। ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मैंने बताया था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मींस आप जितना ज्यादा वर्क करोगे, जितना ज्यादा आप एक्शन करोगे, उतना ही रिएक्शन होगा। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, एक्शन और रिएक्शन दोनों, एक्शन और रिएक्शन दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन में हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मींस कि दैट इज ये जो एक्शन और एक्शन का मतलब कि जो हम कर रहे हैं, और रिएक्शन का मतलब उसका रिजल्टेंट जो हमें मिलने वाला है, उसके एक्शन, उस जो हम काम कर रहे हैं उसके रिजल्टेंट समझो कि उसका रिजल्ट जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, जो जितना अच्छा पढ़ाई करेगा उतना अच्छा एग्जाम में रिटर्न करेगा, लिखेगा क्वेश्चन को। अगर एक्शन क्या है, एक्शन पहले समझो कि एक्शन क्या है। सपोज करो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद आपका एग्जाम होना फिक्स है, तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज द एक्शन। अगर यहाँ पर जो जितना अच्छा पढ़ेगा, जो जितना अच्छे तरीके से पढ़ेगा, बातों को समझेगा, वो एग्जाम में उतना ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे पाएगा, उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। जो जितने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उसके उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जो आपने पढ़ा, एग्जाम किया, दैट इज द एक्शन, लेकिन जो आपका रिजल्ट आया, दैट इज द रिएक्शन। ये आपका क्या है, रिएक्शन है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिख पाओगे, और जितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिखोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, और उतना ही क्लास में अच्छा पोजीशन बनेगा आपका। सो फाइनली एक्शन का मतलब कि जो आप कर रहे हो, और रिएक्शन का मतलब कि जो उसके कारण होने वाला है, जो चीज उसके ड्यू होने वाला है, दैट इज द रिएक्शन। ठीक है। सपोज करो कि आप किसी को बहुत अच्छे से पेश आते हो, बहुत अच्छे से नमस्कार करते हो, बहुत अच्छे से बिहेवियर शो करते हो, तो डेफिनेटली उसका भी बिहेवियर आपके रिस्पेक्ट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट करेगा। बट अगर आप किसी को मारते हो, अगर आप किसी को गाली देते हो, तो डेफिनेटली वो भी आपको क्या करेगा, मारेगा या उससे ज्यादा गाली देगा। लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। बातें समझ आ रही है? तो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताया है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स में मैंने ये बताया था कि आपका चलना, दौड़ना, बोट का चलना, ये सारी चीजें, आपका सीट पे बैठना, ठीक है, फुटबॉल जो बॉल फेंकता है, बैट से किक करना, ये एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू एक्शन एंड रिएक्शन। ये एक्शन एंड रिएक्शन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। नाउ इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है जो मैंने कल बताया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, मोमेंटम। ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले तो समझो मोमेंटम क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में according to the law of conservation of momentum before collision always equals momentum after collision। मीन्स अगर दो बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, अगर दोनों का मास सपोज करो कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये अपने स्टैटिक्स फॉर्म में है, चलना स्टार्ट कर रहे हैं। जब चलना स्टार्ट करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी होगी। कुछ टाइम के बाद ये आफ्टर टाइम t ये एक दूसरे से टक्कर करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। जैसे ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी फर्स्ट मास बॉडी की, तो इसकी वेलोसिटी v1 दैट इज द फाइनल वेलोसिटी,
after collision, and that is the second mass body, and the velocity after collision, that is the final velocity of mass m2. that is the अगर ये m1 mass body है m1 और ये आपका m2 mass body है, ये है आपका m2, ये m1 है और ये m2 है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ये है आपका u1 और ये है आपका u2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2। समझ में आ रहा है मेरी बात? हमने क्या करा कि हमने दो मास ऑब्जेक्ट लिया, ये m1 है और ये सेकंड मास ऑब्जेक्ट m2 है, ये m1 है और ये m2 है। हमने सपोज करा कि ये चलना स्टार्ट कर रहा है, जब चलना स्टार्ट करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, दैट इज द u1। so that is u1, that is the initial velocity of mass object m1, and m that is the u2 initial velocity of mass m2। ये क्या करते हैं, ये t टाइम के बाद आफ्टर t सेकेंड, ये t सेकेंड के बाद ये आपस में कोलाइड करते हैं। ये m1 m2 में आकर के टक्कर करता है, m1 m2 में आकर के लड़ जाता है। जैसे ही लड़ेगा तो यहाँ पर इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का कंडीशन क्रिएट होता है, दैट इज द मास m1 और ये मास m2, ठीक है। मास ऑब्जेक्ट तो वही रहेंगे। सपोज करो कि ये बाइक है और ये एक साइकिल है, ये बाइक है, एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो कि ये बाइक है और ये बाइसिकल है। ये दोनों चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ये दोनों चल रहे हैं। जब चलेंगे इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है। सपोज करो कि t टाइम के बाद ये इसमें बाइक साइकिल में टक्कर करता है, टक्कर मारता है, ठीक है। तो जब टक्कर करेगा तो साइकिल तो यही है ना, बाइक, ये बाइक है, ये बाइक है और ये बाइसिकल है, ठीक है। जब टक्कर करेगा तो साइकिल और बाइसिकल तो वही रहेंगे, मास ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा। चेंज क्या होगी, जो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो u से चल रही थी, अब t टाइम के बाद टक्कर होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। सपोज करो कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो मैं v1 ले रहा हूँ और इसकी वेलोसिटी होती है उसको मैं v2 ले रहा हूँ। बातें समझ आ रही है मेरी? मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि सपोज करो कि एक मास ऑब्जेक्ट बाइसिकल है, बाइक है, वो u1 वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा हमारा साइकिल है जो m2 मास का है और ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये आपस में टक्कर करते हैं और टाइम मैंने ले लिया t सेकंड। अभी t सेकंड के बाद ये एक दूसरे में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। जब ये टक्कर करेंगे, जैसे टकराएंगे तो इसकी जो वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगी, बाइक की भी वेलोसिटी चेंज होगी और साइकिल की भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब चेंज होने के बाद इसकी वेलोसिटी मैंने v1 ले लिया और जो बाइसिकल है उसकी वेलोसिटी v2 ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, momentum before collision always equals momentum after collision. According to the law of conservation of momentum, according to the law of conservation of momentum, momentum before collision always equals momentum after collision, ठीक है। तो momentum before collision, moment according to law of conservation of momentum before collision this equals momentum after collision। यानी अगर ये m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ये m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम होगा ना, यानी ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। दिस इक्वल्स आफ्टर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लड़ने के बाद, टक्कर होने के बाद का मोमेंटम क्या मिलेगा, इसका मोमेंटम बाइक का, यानी इसका मास अगर m1 है, इसका वेलोसिटी v1 है, मोमेंटम कितना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, यानी m1 v1 प्लस मोमेंटम ऑफ दिस बाइसिकल m2 v2 and that is the law of conservation of momentum।
बातें समझ आ रही है मेरी? मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑलवेज इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑलवेज इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्लियर है? अब इसका प्रूफ करते हैं एक बार कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरीके से प्रूफ होगा. हेलो, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेटमेंट मैंने बताया. टोटल मोमेंटम remains constant according to the law of conservation of momentum. Total momentum remains constant, or in other words और ये दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हो? मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑलवेज इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ये मैंने बता चुका है स्टेटमेंट में. फिर इसी को आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे. मोमेंटम बिफोर कोलिजन दिस इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ठीक है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन दिस इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. m1 v1 m1 that is the mass of object first m1 and initial velocity u1 plus m2 mass of second object and u2 initial velocity of the second object. This equals m1 that is mass of first object v1 final velocity of the first object plus m2 mass of second object and v2 final velocity of the second object. Equation में लिखेंगे m1 u1 plus m2 u2. This equals m1 u1 plus m2 v2. ठीक है? ये आपका इक्वेशन है. इसका प्रूफ कैसे करेंगे ये देखो. ये आपका मास m1 है, ये आपका मास m2 है. u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है. क्या आपने मैंने दिया था कि ये सपोज करो कि ये बाइक है और ये क्या है? साइकिल है. BICY. ठीक है? ये आपका बाइक है, ये आपका साइकिल है. दोनों t टाइम के बाद आपस में कोलाइड करेंगे. कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी जो u थी अब v हो गया है और इसका साइकिल की जो वेलोसिटी u2 थी अब वो कितना हो गया है? v2 हो गया है. तो आपको पता है एवरी एक्शन इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन. मींस जितना फोर्स ये बाइक साइकिल पे लगाएगा साइकिल भी उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा क्योंकि एवरी एक्शन इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन. सो अगर ये फर्स्ट सेकंड पे जितना फोर्स लगा रहा है उसको मैं F12 बोल दूं तो ये सेकंड भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा यानी F21 होगा ना. ये आपका फोर्स फर्स्ट अप्लाइड ऑन सेकंड दिस इक्वल्स फोर्स सेकंड ड्यू टू 1. ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन इसका क्या होगा? अपोजिट होगा. डायरेक्शन अपोजिट की वजह से हम यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे? नेगेटिव. अगर यहाँ पर साइन प्लस है तो यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा. मींस दोनों सेम साइन में नहीं रह सकते. अगर दोनों माइनस है तो दोनों प्लस करने पड़ेंगे, अगर दोनों प्लस है तो दोनों माइनस करने पड़ेंगे. मींस अगर यहाँ पर ये हमने प्लस साइन लिया हुआ है F12 को मैंने प्लस लिया हुआ है तो यहाँ पर क्या कर दिया? माइनस कर दिया क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. बातें समझ आ रही है? तो फोर्स 1 ड्यू टू 2 दिस इक्वल्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ होंगे. ये प्लस है ये माइनस है. और आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है फोर्स का डिफिनेशन है. फोर्स क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. यानी ये जो फोर्स है इसके जगह आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकते हो. यानी dp1 by dt दिस इक्वल्स माइनस है तो माइनस dp2 by dt होगा. मोमेंटम का डिफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इट्स वेलोसिटी दैट इज द मोमेंटम. तो फर्स्ट के लिए मैं लिखूंगा ये सफिक्स फर्स्ट है और ये सफिक्स सेकंड है. ये सेकंड के लिए मोमेंटम है और ये फर्स्ट के लिए मोमेंटम. फर्स्ट का फाइनल माइनस फर्स्ट का इनिशियल m1 v1 माइनस m1 u1. वैसे ही फाइनल मोमेंटम को सेकंड के लिए क्या लिखेंगे? m2 v2 माइनस m1 u1 बाय ये जो dt है दैट इज द चेंजिंग टाइम. सपोज करो कि ये दोनों जिस टाइम पे है वो t इक्वल्स 0 है और ये जो कोलाइड हो रहा है वो t इक्वल्स t सेकंड पे हो रहा है. तो चेंजिंग टाइम कितना होगा? t माइनस 0 यानी चेंजिंग टाइम t माइनस 0. ये होगा m1 v1 माइनस m1 u1 बाय t माइनस 0 मींस t. दिस इक्वल्स माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 बाय t. ये t कैंसिल हो जाएगा, होगा ना. अब यहाँ पर क्या मिलेगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. फाइनली इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर देखना ये माइनस है. पहले तो इस वाले माइनस को ये ब्रैकेट ओपन करना है. ब्रैकेट ओपन करोगे
माइनस इंटू प्लस माइनस होगा m2 v2 माइनस इंटू माइनस प्लस m2 u2 दिस इक्वल इधर क्या बचा सेम है m1 v1 माइनस m1 u1 होगा ना। अब यहाँ पर तो माइनस u1 इधर लेके जाओ, u को एक साइड रखो और v वाले टर्म को एक साइड रखो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे होगा ये देखना, यहाँ पर लिख देते हैं, ये मैंने u को दूसरे साइड लेके गया, इस माइनस m2 v2 को दूसरे साइड लेके आया, ये m1 v1 है प्लस के साथ, तो इसको लिखेंगे m1 v1, ठीक है। m1 v1 जहाँ पे है वहीं पे रखना, और दूसरे साइड से माइनस m2 v2 को दूसरे साइड लेके आएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस साइन प्लस में होगा, यानी ये हो जाएगा प्लस m2 v2 दिस इक्वल्स इस साइड क्या है m2 u2 ऑलरेडी है, इसको यहीं पे रखेंगे, यानी ये हो जाएगा m2 u2। अब ये माइनस साइन m1 u1 को दूसरी साइड लेके जाओ, प्लस होगा, यानी ये हो जाएगा m1 u1। ये इसी को सही आइटम में आप लिख दो m1 u1 प्लस m2 u2, या फिर इसको पहले लिख इसको बाद में लिख लो, इसी को आप लिख सकते हो m1 u1 प्लस m2 u2 दिस इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 that is the law of conservation of momentum। ये है आपका law of conservation of momentum। तो इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, फोर्स, लॉ ऑफ इनर्शिया, फोर्स के बाद लॉ ऑफ इनर्शिया, फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इतना पढ़ना था आपको, बाकी आपका एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर नहीं होगा तो जब फिर मिलेंगे तो फिर सारे एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। फिलहाल आप घर पे जितने एग्जाम्पल है आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हुआ तो बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।